हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज हम ले रहे हैं कंपटीशन एक्ट 2002। कंपटीशन एक्ट 2002। ओके, ये कंपटीशन एक्ट 2002 क्यों बना, कब बना, ठीक है, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव थे। ये कंपटीशन एक्ट कि बेसिकली with the four objects this competition act come into the existence, ठीक है। First is to set up a commission। ऐसा था पहले MRTP एक्ट होता था, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन। तो ये जो मोनोपोलीज थी और जो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, इन सबको रोकने के लिए बना था, प्रिवेंशन के लिए MRTP एक्ट था। वो था नेगेटिव अप्रोच से। जो कंपटीशन एक्ट आया, बाय स्क्रैपिंग MRTP, बाय रिप्लेसिंग मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द MRTP, द कंपटीशन एक्ट आया, दैट इज टू प्रमोट कंपटीशन। वो कहता था कि आप बड़े बनिए, बढ़ाइए बिजनेस, ठीक है। MRTP मोनोपोलीज पर रेस्ट्रिक्शन लगाता था। ये कहता था मोनोपोलीज या बड़े बिजनेस हमको चाहिए, लेकिन दे शुड नॉट एक्ट टू रेस्ट्रिक्ट कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ना चाहिए। तो इस ये पॉजिटिव अप्रोच से आया। इसके लिए एक कमीशन बनाने के लिए आया, जो कि टू प्रिवेंट एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। कोई भी एडवर्स इफेक्ट होता है कंपटीशन पर, उसको रोकने के लिए, टू एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, ऐसा कमीशन बनाया जाएगा। वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कंपटीशन को अफेक्ट करेगी उसको रोकेगा। ओके, साथ ही टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, टू प्रोटेक्ट interest of the consumer, to protect interest of the consumer, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, साथ ही फ्रीडम ऑफ ट्रेड इंश्योर करने के लिए, और इसके साथ साथ जो भी incidental to these all objectives, ये सारे ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली कंपटीशन एक्ट का पर्पस क्या था? कंपटीशन एक्ट का पर्पस था कंपटीशन एक्ट का पर्पस था कंपटीशन को बरकरार रखना। ओके, तो पर्पस क्या था कि कंपटीशन को बनाए रखना, सस्टेन करना। कोई भी ऐसा एक कमीशन बनाना जो इसको लुक आफ्टर करेगा कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जो एडवर्स इफेक्ट डाले कंपटीशन पर। ये सारा काम की पर्पस से ये कंपटीशन एक्ट आया। ओके, तो किस लिए आया? टू प्रिवेंट adverse effect on competition, to promote and sustain competition, to protect interest of the consumer and freedom of trade, और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जितने भी इंसिडेंटल वर्क थे इन सब के लिए। ठीक है, तो इसके लिए एक
कमीशन अपॉइंट किया गया, कमीशन अपॉइंट किया गया एज पर सेक्शन 7(1), ठीक है। तो इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और एक इसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया एज पर सेक्शन 9(1) ऑफ कंपटीशन एक्ट, ठीक है। तो ये जो कमीशन बनाया और ये है, ये इस कमीशन का क्या काम है, क्या कंपोजिशन है, कौन कौन इसमें मेंबर्स होंगे, ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। इससे पहले हम बताएंगे आपको सेक्शन 2 के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस, क्योंकि हम कंपटीशन को तभी समझ पाएंगे जब हम जो कंपटीशन एक्ट के अंदर टर्म्स यूज हुई हैं उनके बारे में जान लें। तो हम क्या करेंगे, कंपटीशन एक्ट को समझने से पहले हम उन टर्म्स के बारे में जानेंगे जो टर्म्स कंपटीशन में यूज हुई हैं। ओके, तो अब हम समझते हैं कुछ टर्म्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कंपटीशन एक्ट में डेफिनेशंस, सेक्शन 2, उनके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब समझिए सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस हैं, एक एक करके हम एक एक डेफिनेशन समझते चलेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम समझेंगे, एक्विजिशन वर्ड यूज हुआ है। इस एक्विजिशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्विजिशन। सेक्शन 2 के अंदर एक्विजिशन की डेफिनेशन दी है। तो एक्विजिशन की डेफिनेशन दी है कि हूएवर एक्वायर, जो भी एक्वायर करता है, हूएवर एक्वायर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायर करता है क्या चीज, शेयर्स, वोटिंग राइट्स, ऑब्लिक असेट्स, ऑब्लिक कंट्रोल और मैनेजमेंट, और कंट्रोल ऑन असेट्स। तो जो भी एक्वायर करता है शेयर्स, वोटिंग राइट्स, असेट्स, कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट या कंट्रोल ऑन असेट्स, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, ये सारी एक्विजिशन के अंदर। एक्विजिशन मीन्स हूएवर कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर्स, वोटिंग राइट्स, असेट्स, कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑन असेट्स, इसको क्या कहेंगे हम, एक्विजिशन। हाँ जी, बात समझ में आया। हूएवर एक्वायर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, whoever acquired directly or indirectly shares, voting rights, assets, control on management and control on assets, that is called acquisition. अब नेक्स्ट समझिए एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, हाँ जी, ये एक्विजिशन की बात समझ गया। कोई भी आदमी whoever acquires डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर्स एक्वायर करता है, वोटिंग राइट्स एक्वायर करता है, एसेट्स एक्वायर करता है, या कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट एक्वायर करता है, या कंट्रोल ऑन एसेट्स, तो दैट मीन्स ही हैज गॉट द एक्विजिशन, ही इज इन्वॉल्व इन एक्विजिशन। अब एग्रीमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग, अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग, एक्शन इन
कंसल्ट, जो भी अरेंजमेंट करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है और एक्शन इन कंसल्ट करता है, एनीबडी हु डू द एग्रीमेंट, अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग, एक्शन इन कंसल्ट, ठीक है, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल, राइटिंग और नोट, लीगल with the intention of, intent to legal, intent, legal enforcement or not, वो एग्रीमेंट कहलाएगा। यदि आपने कोई एग्रीमेंट किया, आपस में किया, और इसका आपको कोई फॉर्मल लीगल केस नहीं भी करना हो, तो ये एक दिल्ली ऑटोमोबाइल के केस में, दिल्ली ऑटोमोबाइल्स एंड अदर्स वाले केस के अंदर ये डिसाइड हुआ था, ओनली यूनियन ऑफ एक्शन, आपका एक्शन के यूनियन ऑफ एक्शन विल बी कॉल्ड एज एग्रीमेंट। ये जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, राइटिंग में हो, या उसकी आपकी इंटेंशन हो या ना हो लीगल एनफोर्सेबल की, उन सब चीजों से नहीं है। ओनली थिंग इज देयर शुड बी यूनियन ऑफ एक्शन। ओके, अब आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज कार्टेल। ये हमको समझना जरूरी है कि डेफिनेशन किसकी, कार्टेल की। हाँ, अब समझिए कार्टेल। तो व्हाट इज कार्टेल? तो कार्टेल है, इट इज द एसोसिएशन ऑफ, कार्टेल क्या है? एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर। एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर्स, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, ट्रेडर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर बाय एग्रीमेंट। by agreement to limit to control, दिखाई दे रहा है? हाँ जी, to limit ठीक है, to limit, to control और to attempt to control, अटेम्प्ट टू कंट्रोल क्या? प्रोडक्शन, अटेम्प्ट टू कंट्रोल प्रोडक्शन। याद रखने के लिए टू लिमिट, कंट्रोल, अटेम्प्ट, क्या क्या चीजें? टू लिमिट, यहां से आ गया प्रोडक्शन, फर्स्ट से प्रोडक्शन, टू लिमिट प्रोडक्शन, टू लिमिट कंट्रोल, लिमिट और अटेम्प्ट टू कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाईज, ट्रेडर्स का
ट्रेडर्स स्टॉक और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यानी ये जो प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर्स एक एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट के द्वारा लिमिट करते हैं या कंट्रोल करते हैं या अटेम्प्ट टू कंट्रोल करते हैं क्या क्या चीज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई और ट्रेडर्स स्टॉक ऑफ सप्लाई ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, इसको कहते हैं ट्रेडर्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई और प्राइसेज बाय ट्रेडर्स एंड सप्लायर। ये लोग तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सप्लाई और ट्रेडर्स एंड सर्विसेज क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट, क्या कंट्रोल, लिमिट करेंगे, प्राइस। ठीक है, तो द कार्टेल इज द एसोसिएशन ऑफ, अब याद रहेगी कार्टेल क्या है, एक एसोसिएशन है। कार्टेल क्या है, ये एसोसिएशन है किसकी, प्रोड्यूसर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, सप्लायर्स की, ट्रेडर्स की, सर्विस प्रोवाइडर्स की। कैसे, बाय एग्रीमेंट। किस लिए, टू लिमिट, टू कंट्रोल, टू अटेम्प्ट टू कंट्रोल। क्या क्या चीज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई और प्राइसेज बाय ट्रेडर्स एंड बाय सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। तो ऐसी एग्रीमेंट के द्वारा ऐसी एसोसिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेल। समझ में आ गया, इसको क्या कहते हैं, कार्टेल। अब नेक्स्ट हम समझिए, ये एग्रीमेंट की हमने डेफिनेशन आपको बता ही दिया था। एग्रीमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट, एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन, यही सब लोग, PDSTS। ओके, तो ये जो है बाय एग्रीमेंट है, एक्शन इन कंसर्ट, चाहे फॉर्मल हो या राइटिंग में हो। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम समझेंगे कंज्यूमर की। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम समझते हैं किस चीज की, कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, नेक्स्ट डेफिनेशन है कंज्यूमर की, हाँ जी, नेक्स्ट डेफिनेशन समझिए कंज्यूमर की। कंज्यूमर कौन है, हु बाइज द गुड्स और हायर्स द सर्विसेज, और हायर्स द सर्विसेज किसके लिए, फॉर कंसीडरेशन, बाइज द गुड्स और हायर्स द सर्विसेज। ठीक है, फॉर कंसीडरेशन। अब ये कंसीडरेशन क्या है, या तो पेड है या टू बी पेड है, और या फिर पार्टली पेड और डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे, किसी भी तरह से कंसीडरेशन देना है। ठीक है, और फॉर consideration for the purpose of पर्पज क्या हो सकता है, फॉर द पर्पज क्या हो सकता है, कंज्यूम और यूज, कंज्यूम और यूज,
कॉमर्शियल यूज, कॉमर्शियल, रीसेल, ठीक है, एक ही बात है, या पर्सनल यूज कुछ भी कह दीजिए, किसी भी काम के लिए। ओके, रीसेल, कॉमर्शियल, ये दो दो बार लिख दिया, कंज्यूमर यूज, कॉमर्शियल यूज के लिए, रीसेल के लिए, पर्सनल यूज किसी के लिए हो, ठीक है, प्लस इंक्लूडिंग एनी पर्सन यूजिंग ऑन behalf of consumer with his approval, मान लो मैंने कार खरीदी, लेके आया होंडा सिविक, और लेते ही मैंने बेटे को दे दी, और उसमें तो जो होंडा सिविक है उसका कंज्यूमर मैं भी हूं, और मेरा बेटा जो मेरी परमिशन से यूज कर रहा है, जबकि उसने ना तो प्राइस पेड की ना उसने परचेज किया, ही विल आल्सो बी कॉल्ड कंज्यूमर अंडर द कंपटीशन एक्ट। तो ये समझ में आया डेफिनेशन कंज्यूमर की? हाँ जी, बताइए, ये बात समझ में आती है? हाँ जी बताइए, ये बात समझ में आ रही है कंज्यूमर की डेफिनेशन? यस सर। अब आ जाइए नेक्स्ट, एंटरप्राइजेज की। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये यदि आपने समझ ली हो तो हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलें। यस, अब आ जाइए एंटरप्राइजेज। अब आ जाइए एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन। एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन, एंटरप्राइजेज क्या हो, कौन हो सकता है? एंटरप्राइजेज हो सकता है पर्सन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एंटरप्राइज हो सकता है पर्सन भी हो सकता है, और एंटरप्राइज हो सकता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, कौन? पर्सन और गवर्नमेंट, जो कि प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सप्लाई में, स्टोरेज में, ट्रेड में एंड सर्विसेज में। ठीक है, या एक्विजिशन में, या जो कंट्रोल में जो लोग भी एंगेज हैं, ये सब एंटरप्राइजेज कहलाएंगे। ठीक है, ऑफ एनी आर्टिकल्स और गुड्स, यानी जो लोग एंगेज हैं सप्लाई में, स्टोरेज में, सर्विसेज में, एक्विजिशन में, कंट्रोल में। ठीक है, इसको हम अलग भी लिख सकते हैं, प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज में। ठीक है, इन सब में जो लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये जो है आर्टिकल्स ऑफ गुड, ये हम अलग से लिख देते हैं। तो जो सप्लाई स्टोरेज के अंदर, सप्लाई में, स्टोरेज में, ट्रेड में
दूसरा प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में, एंड थर्ड है एक्विजिशन, होल्ड, सेल, परचेज, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिवेंचर, सिक्योरिटीज। यानी वो चाहे गुड्स की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन, कंट्रोल, सप्लाई में हो, या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में हो, या एक्विजिशन, होल्ड, सेल, परचेज, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स में हो, ये सब एंटरप्राइजेज में कहलाएंगे। ठीक है। अब ये सारा जो काम ये कर रहे हो, डायरेक्टली कर रहे हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? थ्रू यूनिट, डिवीजन, सब्सिडरी। ठीक है, यूनिट, डिवीजन और सब्सिडरी के थ्रू कैसे भी ये कर रहे हो, तो ये सब क्या कहलाएंगे? ठीक है। लेकिन इस एंटरप्राइजेज में कौन कौन शामिल नहीं होंगे? लेकिन ये जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें कौन शामिल नहीं होगा? बट नॉट, जब वो कर रहे हैं एज ए सोवरिन फंक्शन। सोवरिन फंक्शन मीन्स जैसे टैक्स लेने का काम, स्टेट का काम, जो सरकार की तरह से काम होता है। डीटीसी चला रहे हैं वो कॉमर्शियल है, तब तो एंटरप्राइज माने जाएंगे। बिजली घर चला रहे हैं, उसमें फीस ले रहे हैं, लेकिन जो सरकारी काम है, रजिस्ट्रेशन करना, नक्शा पास करना, टैक्स लेना, ठीक है, एटॉमिक का एनर्जी का काम करना, एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक का कोई भी काम करना, करेंसी छापना, करेंसी, डिफेंस का काम करना, ये जो सारे काम हैं, ठीक है, ओके, या फिर स्पेस का काम करना, ये सब जो काम कर रहे हैं, ये वाले काम करने वाले एंटरप्राइज नहीं कहलाएंगे। तो एंटरप्राइज की डेफिनेशन क्या हुई? पर्सन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन के बाद में दिया, लेकिन रिलेटेड यहीं से है, बट नॉट विच डिपार्टमेंट विच आर डूइंग सोवरिन फंक्शंस, एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, डिफेंस एंड द स्पेस। ओके, एंटरप्राइजेस कौन कौन होंगे? जो प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं, सप्लाई में, स्टोरेज में, ट्रेड में, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में, एक्विजिशन में एंड कंट्रोल में। किस चीज में? आर्टिकल्स एंड गुड्स। यूनिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यूनिट, डिवीजन, सब्सिडरी, ओके, टू एक्वायर, होल्ड, सेल, परचेज, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज एटसेट्रा। तो ये कहलाएगी एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइजेस समझ में आया क्या होता है एंटरप्राइजेस? हाँ जी, तो एंटरप्राइजेस का मतलब हमने समझा कि जो भी प्रोडक्शन में लगा हुआ है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन में लगा हुआ है, सप्लाई में, स्टोरेज में, ट्रेड में, एक्विजिशन में, कंट्रोल में, किसका? आर्टिकल्स और गुड्स का। नंबर 2 जो भी लगा हुआ है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में, और तीसरा जो भी लगा हुआ है एक्विजिशन, होल्डिंग, सेल, परचेज, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज, either directly or indirectly through units, division and subsidiary, ये सब कहलाएंगे एंटरप्राइज। ओके, तो ये हमने समझी डेफिनेशंस। एक्विजिशन की हमने समझी डेफिनेशन, एग्रीमेंट की और कार्टेल की, साथ ही साथ हमने समझी डेफिनेशन कंज्यूमर की, और अब हमने समझी डेफिनेशन एंटरप्राइज। अब हम समझेंगे डेफिनेशन गुड्स की। डेफिनेशन क्या है? से कंपटीशन एक्ट कैसे डिफाइन करता है गुड्स को?
तो अब हम देखते हैं गुड्स एज डिफाइंड इन द कंपटीशन एक्ट। ठीक है, तो कंपटीशन एक्ट में हम गुड्स की डेफिनेशन देखते हैं। हाँ जी, अब देखिए गुड्स की क्या डेफिनेशन है। कंपटीशन एक्ट क्या कहता है, गुड्स की डेफिनेशन देता है। गुड्स मीन्स जो भी गुड्स डिफाइन किया है एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। गुड्स की डेफिनेशन क्या होगी, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में डिफाइन की गई है। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, प्रोसेसिंग और माइनिंग। तो तीनों प्रोसेस से, मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोसेसिंग से जो भी गुड्स हुआ, माइंड हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो भी डिवेंचर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, शेयर्स हैं, यूनिट्स हैं, और जो भी इंपोर्टेड गुड्स है, इस सबको कहते हैं गुड्स एज पर कंपटीशन एक्ट। ठीक है, तो ये हमने समझा डेफिनेशन, यानी जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड है, प्रोसेस है, माइनिंग है, उसके अलावा जितने भी डिवेंचर्स हैं, शेयर्स हैं, यूनिट्स हैं और इंपोर्टेड गुड्स है, ये सब आता है गुड्स की कैटेगरी में अंडर कंपटीशन एक्ट। ठीक है, तो ये हमने समझा गुड्स। अब समझते हैं पर्सन्स। पर्सन्स की डेफिनेशन वही है जो हम लोग इनकम टैक्स में पढ़ते थे। पर्सन्स का मीन्स दिया हुआ है यहाँ। पर्सन्स डेफिनेशन मीन्स इंडिविजुअल, HUF, फर्म, EOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिस्डिकल पर्सन। तो ये सारा पर्सन्स की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 में। ये यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये डेफिनेशन आपको सेम लगेगी जो डेफिनेशन सब पढ़ते थे इनकम टैक्स के अंदर। ओके, अब कुछ और डेफिनेशन हम समझते हैं कंपटीशन एक्ट के अंदर। अब समझिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस practice means carrying trade by person or by government, that is called practice. Okay, अब नेक्स्ट हम समझते हैं प्राइस। प्राइस की क्या डेफिनेशन है। Price means
वैल्यूएबल कंसीडरेशन, वैल्यूएबल कंसीडरेशन, हाँ जी, वैल्यूएबल कंसीडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज. Price means valuable consideration for sale of goods. Okay. Directly or directly और इनडायरेक्टली. ठीक है. अब नेक्स्ट डेफिनेशन है प्राइस के बाद में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अब आ जाइए नेक्स्ट डेफिनेशन पर, डेट इज, हाँ जी, बस 2-3 डेफिनेशन और बताऊंगा. आप बोर हो रहे होंगे डेफिनेशंस, क्योंकि आपको बेसिकली प्रोविजंस बताया जाए तो ठीक है, डेफिनेशन में बोर हो जाते हैं, लेकिन आप समझिए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्या डेफिनेशन दी हुई है, ये हमको समझना है. कि क्या समझना है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन दी है जो कंपनीज एक्ट में है, के हिसाब से जो पीएफआई डिफाइन किए गए हैं, और यह स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशंस, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब आते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर. अब आइए डेफिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. अब हम 2-3 डेफिनेशंस बताएंगे. एक है रिलीवेंट मार्केट की और एक है सर्विस की. ओके, तो अब समझते हैं रिलीवेंट मार्केट. हाँ जी, ये समझिए रिलीवेंट मार्केट होता क्या है. रिलीवेंट मार्केट होता है या तो प्रोडक्ट मार्केट, और या फिर होता है ज्योग्राफिकल मार्केट, ज्योग्राफिकल मार्केट और बोथ. अब प्रोडक्ट मार्केट क्या हो गया? जैसे सिमिलर आइटम्स का मार्केट, जैसे हम कहते हैं सराफा बाजार, ज्वेलरी मार्केट, ये तो हो गया प्रोडक्ट मार्केट. ज्योग्राफिकल मार्केट क्या होगा? सदर बाजार या दिल्ली मार्केट, बॉम्बे मार्केट. दिल्ली में, दिल्ली की मंडी में ये भाव चल रहा है, बॉम्बे की मंडी में ये भाव चल रहा है. ठीक है. और प्रोडक्ट मार्केट हो गया सराफा बाजार में ये रेट है, यहां पर ये. ठीक है. तो प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है? जहां पर इंटरचेंजेबल सब्स्टिट्यूट थिंग्स मिलती हैं. कि भाई इसकी कपड़े की जगह हम ये ले लें. ठीक है. बाय रीजन ऑफ intended use और प्राइस. इंटेंडेड यूज और प्राइस की वजह से यहाँ रेट्स हम
सेम हो। ज्योग्राफिकल मार्केट क्या होता है? होमोजेनस मार्केट, डिफरेंट फ्रॉम पड़ोस का जो मार्केट है उससे, नेबरिंग मार्केट। जैसे एक तो आपके यहाँ जो रिटेल मार्केट आपके मोहल्ले का है, और एक सिटी का जो होलसेल मार्केट है या सेंट्रल मार्केट है, वहां को कहेंगे ज्योग्राफिकल मार्केट। ठीक है, तो रिलीवेंट मार्केट या तो प्रोडक्ट मार्केट हो सकता है या ज्योग्राफिकल मार्केट हो सकता है या बोथ हो सकता है। अलग अलग कंडीशंस में जब भी हम प्राइस का डिटर्मिनेशन करेंगे तो अलग अलग मार्केट हो सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन समझिए। फिर जब हम समझेंगे क्या है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्या रेस्ट्रिक्ट करता है कंपटीशन, किसको लिमिट करना माना जाता है, किसको कंट्रोल करना, तो इन सब टर्म्स का यूज आएगा। ओके, अब आ जाइए एक डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस। सर्विस क्या होती है, ट्रेड क्या होती है, और स्टेटरी अथॉरिटी क्या होती है, ये सब हम और समझते हैं। अब हम समझते हैं सर्विस। हाँ जी, तो समझिए सर्विस क्या है। सर्विस का मतलब क्या है? सर्विस के लिए क्या चाहिए? एनी पोटेंशियल यूजर। सर्विस मीन्स एनी पोटेंशियल यूजर इंक्लूडिंग, सर्विसेज वो चीज होती है जिसका कोई भी पोटेंशियल यूजर हो, जरूरी नहीं बहुत हो। ठीक है, चाहे वो बिजनेस के लिए, बिजनेस यूज के लिए हो, इंडस्ट्रियल यूज के लिए हो, चाहे इंडस्ट्रियल यूज के लिए हो, कॉमर्शियल यूज के लिए हो। ठीक है, या कॉमर्शियल यूज के लिए हो, जैसे कि बैंकिंग, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, फाइनेंस। ओके, ये सब सर्विसेज में आती हैं। इंश्योरेंस, चिट फंड, इंश्योरेंस का काम, चिट फंड का काम, ओके, ट्रांसपोर्ट का, ये सारे काम, मटेरियल ट्रीटमेंट, मटेरियल ट्रीटमेंट, हाँ जी, मटेरियल ट्रीटमेंट का काम हो गया, मटेरियल की प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग हो गई, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ये सब एक्सेट्रा, ये सारे काम भी सर्विसेज में आते हैं। उसके बाद में जो होटल का काम होता है, बोर्डिंग, लॉजिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एम्यूजमेंट, ये सब कुछ सर्विस के अंदर इंक्लूड होता है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एटसेट्रा, उसके अलावा अदर
अदर्स में कोई भी सर्विसेज का काम है, ये सारी सर्विसेज के अंदर आता है। ओके, सर्विसेज में क्या है, जिसका भी एनी पोटेंशियल यूज हो, चाहे उसका बिजनेस में यूज हो, कॉमर्शियल में हो, इंडस्ट्री में हो, ठीक है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, चिट फंड, ट्रांसपोर्ट, मटेरियल ट्रीटमेंट, प्रोसेस, इलेक्ट्रिफिकेशन एटसेट्रा, बोर्डिंग, लॉजिंग, एंटरटेनमेंट, एम्यूजमेंट, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एटसेट्रा एंड अदर्स, ये सब किस में आता है, ऑल इज सर्विसेज। अब हमें समझना है ट्रेड। सर्विस तो ये समझ में आ गया, हाँ जी। अब हम समझते हैं ट्रेड क्या होता है, व्हाट इज ट्रेड।